हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशा अपनी माँ नंदिनी और पिता राजू की इकलौती बेटी थी, जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। ईशा इतनी अमीर होने के बाद भी उसने कभी मेकअप नहीं किया था और ना ही उसको बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कभी भी दूसरी लड़कियों की तरह बाहर कहीं आने जाने नहीं दिया था। साथ ही ईशा की बचपन से ही खड़ी चोटी होने की वजह से सब उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ईशा इन सब बातों से परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल जाती है, जहां सभी लोग उसकी खड़ी चोटी का मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर स्वाति नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, शर्म नहीं आती किसी का इस तरह से मजाक बनाते हुए? अरे हम क्या करें, ऐसे अजीब नमूना हमने देखे ही पहली बार है। अंकल जी, आपके सर पे ना तो बाल है और ना ही मुंह में दांत है, लेकिन इसने तो आपका मजाक नहीं बनाया ना, तो फिर आप क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? स्वाति सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और पीछे खड़े होकर ईशा वहीं पर ही रोने लगती है। पर स्वाति उससे उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर छोड़ आती है। स्वाति ईशा को उसके घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राघव से मिलने जाती है। तभी राघव कहता है, क्या यार स्वाति, आने में इतनी देर कर दी। स्वाति राघव से माफी मांगती है और बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद राघव उसे माफ कर देता है और उसके करीब जाकर उसे प्यारी सी किस करता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां राघव को पता चलता है कि उसके पिता अरविंद ने उसका रिश्ता उनके बचपन के दोस्त राजू की बेटी से तय कर दिया है। लेकिन राघव इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, मगर अरविंद उससे बोलता है, मैंने अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगा। राघव मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों के बाद राघव और ईशा की शादी होती है। लेकिन ईशा को कभी भी अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन ईशा अपना पत्नी धर्म निभाती रहती है, साथ ही बहू होने के भी सारे कार्य करती है। ऐसे ही एक दिन राघव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ईशा एक पत्नी के तौर पर दिन रात उसकी सेवा करती है। उसे अपनी सेवा ऐसे करते देखकर राघव के दिल में ईशा के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वो मन ही मन धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाता है। तभी एक दिन रास्ते में राघव की मुलाकात स्वाति से होती है। राघव, राघव तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब तुम मुझे वापस मिल गए हो ना। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वाति छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो पहले। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम मुझसे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे दूर हो गए। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इतना बोलकर स्वाति राघव की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। राघव जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी, पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राघव उसे अपनी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाता और उसका मानसिक तनाव खत्म होने का इंतजार करता है। एक बार फिर से उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो पहले रखा करता था, लेकिन उससे दोबारा प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि वो ईशा से प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ईशा को भी अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बता पाता और एक दिन फिर से ईशा और स्वाति की मार्केट में अचानक मुलाकात होती है। तभी स्वाति बोलती है, हे ईशा, तुम यहाँ? हाँ,
बस वो हम अपने उनके लिए लेने आए थे कुछ। उनके लिए? ओह, तो तुम्हारी शादी हो गई। वैसे कब हुई तुम्हारी शादी और किसके साथ हुई? वो बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मतलब? हमारी शादी को 1 साल होने को आया है, पर अभी तक उन्होंने मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हाउ डिस्गस्टिंग! पता नहीं कैसा पति है तुम्हारा। अगर तुम उसको पसंद ही नहीं थी तो शादी ही क्यों की उसने? ईशा अपने और राघव की शादी का पूरा सच स्वाति को बता देती है, जिसके बाद स्वाति ईशा से कहती है, ईशा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब देखना तुम कैसे तुम्हारा पति लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। स्वाति ईशा का मेकओवर करवाने के लिए उसको सैलून लेकर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को राघव दिखता है और राघव को देखते ही स्वाति उसको हक कर लेती है और एक किस करके बोलती है, राघव, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देखो, ये है मेरी फ्रेंड ईशा। पर ये बेचारी अपने पति से बड़ी निराश है, क्योंकि इसका पति इसे पसंद ही नहीं करता। तुम्हें कैसे पता इसका पति इसे पसंद करता है या नहीं? अरे बाबा, ईशा ने बताया मुझे, और कौन बताएगा कि इसकी खड़ी चोटी की वजह से इसका पति इसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनका पति उनको प्यार करता हो पर इनको गलतफहमी हो कि वो उनसे प्यार नहीं करता। अगर ऐसा है तो आज तक इसके पति ने इसे पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। राघव, आप इनके पति की साइड क्यों ले रहे हैं? ईशा उसकी पत्नी है, उसे ज्यादा पता होगा ना अपने पति के बारे में। ईशा रोती हुई वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ राघव भी स्वाति को अकेला छोड़कर उसके पीछे जाता है। ये सब होता देख स्वाति भी उन दोनों का पीछा करती है और उनके घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुनती है। अगर आप स्वाति से प्यार करते थे तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही आप दोनों के बीच में से हट जाती। ईशा, तुम गलत समझ रही हो। स्वाति मेरा पास्ट था और तुम मेरा फ्यूचर हो। मुझे सब पता है कि मेरी खड़ी चोटी की वजह से आप मुझे पसंद नहीं करते थे, पर कोई बात नहीं। स्वाति एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। ईशा, मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तभी स्वाति पीछे से आती है और राघव को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, कैसे मजबूरी थी तुम्हारी, हाँ, जो तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। राघव अपनी मजबूरी उन दोनों को बताता है और सच जानने के बाद स्वाति रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही थी दोबारा से वापस आकर। नहीं, ये गलत है, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वाति, तुम माफी मत मांगो। तुम और राघव जी तो मेरे आने से पहले ही एक दूसरे को चाहते थे और मैं ही तुम्हारे प्यार के बीच में आ गई। नहीं ईशा, तुम राघव की बीवी हो। राघव पर तुम्हारा हक मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरा तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। ईशा और स्वाति दोनों ही राघव को माफ कर देती है और स्वाति इतना सब बोलकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसके बाद राघव और ईशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पिया एक बहुत ही ज्यादा सुशील और समझदार लड़की थी, जिसे घर के सारे कामकाज A to Z आते थे। ऐसे ही एक दिन उसके माता पिता मयंक नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। पिया की सास सुरेखा बहुत ही भोली भाली और प्यारे स्वभाव की थी। वो हर दुख तकलीफ में घर को संभाल कर रखती थी, साथ ही सबकी मदद भी करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू, शाम के खाने में क्या बना रही है? माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैंने उनके जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली है। आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम सब बहुत अच्छा होगा। कुछ देर बाद पिया और उसके ससुराल वाले मिलकर मयंक के बर्थडे सरप्राइज की सारी तैयारियां कर लेते हैं और जब मयंक घर में आता है तो देखता है कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है।
वो जैसे ही अपनी माँ को आवाज देता है तो घर की सारी लाइट्स एकदम से जल जाती हैं और वो सरप्राइज होकर कहता है, माँ, पिया, पापा, आप सबने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ मयंक जी, आपका बर्थडे सबको याद था और इसी खुशी में तो माँ जी ने अपने हाथों से केक भी बनाया है। इतना सब कुछ आपने मेरे लिए करा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। अरे नहीं माँ, आपको मेरी उम्र लग जाए, बल्कि आप जैसी प्यारी माँ को हमारे साथ ही रहना है अभी तो। चल चल, बहुत मक्खन लगा लिया, अब केक भी काट ले तू। पिया केक लेकर आती है, जिसके बाद मयंक केक कट करता है और सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर साथ ही डिनर करते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और पता चलता है कि पिया एक गुड न्यूज देने वाली है। ये बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सुरेखा अपनी बहू की लाल मिर्च से नजर उतारती है और बोलती है, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ और तू माँ बनने वाली है। हमारे घर में अब जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ माँ जी, अब हमारे घर पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ले, मैं तुझे काजल लगा देती हूँ, किसी की नजर नहीं लगेगी अब तुझे। हाँ, और कल ही तुम दोनों देवी के दर्शन करके उनको धन्यवाद करोगे। हाँ, बता दे रही हूँ। अगले दिन दोनों देवी दर्शन करके लौट रहे होते हैं और अचानक से मयंक की कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से पिया को पेट में बहुत दर्द होता है और मयंक तुरंत उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका चेकअप करने के बाद पता चलता है कि पिया अब कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत टूट जाते हैं। पिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मयंक उसे संभालता है और हॉस्पिटल से घर ले आता है। सुरेखा उनकी ऐसी शक्लें देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों की शक्ल इतनी क्यों उतरी हुई है? अच्छा बहू, तू बता कि क्या बात है? ये सब सुनकर पिया बहुत रोने लगती है, जिसके बाद सुरेखा फिर से उन दोनों से पूछती है तो मयंक कहता है, माँ, बहुत गलत हो गया माँ, बहुत गलत। अरे मेरी चिंता क्यों बढ़ाए जा रहे हो तुम लोग? मेरा बीपी हाई हो रहा है और बहू भी ऐसे रोई जा रही है। बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? माँ, हमारे साथ रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब पिया को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने अच्छा नहीं किया कान्हा जी। अरे हम तो आपके जैसा ही लड्डू गोपाल मांग रहे थे और आपने ऐसा कर दिया। सुरेखा अपनी बहू का कुछ दिनों तक यूं ही अच्छे से ख्याल रखती है और कोशिश करती है कि वो इस दर्द से बाहर निकल जाए। तभी एक दिन उनके घर यूएसए से सुरेखा की भतीजी सुनैना आती है और कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही रहती है। और जब उसे पिया के बारे में पता चलता है तो वो सुरेखा से बोलती है, बुआ जी, ये तो बहुत ही सैड न्यूज है। आपने क्या बताया था बुआ जी कि पिया अब कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती? हाँ, पर ऐसा क्यों पूछ रही है तू फिर से? बुआ जी, मैं बताती हूँ आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपकी पिया अभी भी माँ बन सकती है। सुनैना, इस तरह का मजाक करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बुआ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। डॉक्टर और साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है कि वो IVF के जरिए अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों का। सुनैना सुरेखा को अपने डॉक्टर से बात करवाती है, जिसके बाद उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है। अब सुरेखा भी अपनी बहू को इसके बारे में सब बता देती है और उसकी उम्मीदों को भी एक बार फिर से जगा देती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से इस बारे में बात करते हैं
जहां डॉक्टर उन्हें सरोगेट मदर ढूंढने के लिए कहती हैं। डॉक्टर, हम कहाँ ढूंढेंगे? आखिर कौन करेगा हमारी मदद? एक तरीका है। क्या तरीका है डॉक्टर, जल्दी बताइए ना। वैसे सुरेखा, आप अपनी बहू की सरोगेट मदर क्यों नहीं बन जाती? ये आपकी फैमिली से होंगी और कोई रिस्क भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से सहमत हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ अपनी बहू के लिए? जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। अब बस आपको हाँ करनी है ताकि आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं तैयार हूँ। सुरेखा अपने घर वापस लौटकर सभी को ये बात बताती है, जिसे सुनने के बाद मयंक और उसके पिता रमाशंकर इस बात से असहमति जताते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन उन दोनों सास बहू के बहुत समझाने के बाद दोनों मान भी जाते हैं और अगले ही हफ्ते सुरेखा सरोगेट बनने का काम सारा शुरू कर देती है। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि सरोगेसी की सहायता से सुरेखा ट्विंस प्रेगनेंसी करने वाली है। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। यूं ही 9 महीने बीत जाते हैं। पिया और घर के सभी सदस्य सुरेखा का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिनों बाद पिया अपनी सास को दूध दे रही होती है कि तभी सुरेखा को बहुत तेज लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, मिस्टर एंड मिसेस मयंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेरेंट्स बन गए हैं। आपकी मदर ने बहुत ही बहादुरी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इस दुनिया में इनवाइट किया है। आपके घर एक प्यारी सी बेटी और बेटे ने जन्म लिया है। सच डॉक्टर? मयंक, आपने सुना? मैं मम्मी बन गई और आप पापा। 2 दिन बाद सब लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। तभी पिया बोलती है, माँ जी, आपने जो भी किया, शायद ही कोई सास अपनी बहू के लिए ऐसा करती होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी झोली भरने के लिए। चल, पागल है क्या तू? मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जिसने मेरे घर के आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। हाँ, सच में माँ, आपने बहुत ही अच्छे से संभाला और इतना विश्वास दिलाया। सारी खुशियाँ आपके नाम। आप दुनिया की बेस्ट माँ और दादी माँ हैं। सभी परिवार वाले सुरेखा की बहुत तारीफें करते हैं और अगले हफ्ते सास और बहू दोनों की ही गोद भराई और बच्चे के नामकरण की रस्म भी रखते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पलक एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा करती थी। पलक की शादी विनीत नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से होती है, जहां पलक अपने पति विनीत और अपनी सास सुनंदा के साथ एक ही घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनंदा पलक को कुछ काम बताती है और बोलती है, अरे बहू, आज दिन में राजमा चावल बना लेना और रात के खाने की तैयारियां भी कर लेना। ठीक है माँ जी, और बताओ? सब कुछ विनीत के पसंद का ही बनाना आज, ठीक है? ठीक है माँ जी, और बताओ? हे भगवान, तेरा ये और बताओ। इसके बदले ये भी तो पूछ सकती है ना कि माँ जी, आज विनीत जी के मनपसंद का ही क्यों बनाना है? हाँ जी माँ जी, वैसे और बताओ कि आज उनके पसंद का खाना ही क्यों बनाना है? अरे नास पीटी, क्योंकि आज मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन अभी अभी उसी का फोन आया था। हाँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताओ? बस बहू, आज के लिए इतना ही है। अब और कुछ नहीं बताया जाएगा मुझसे। अपनी सास की बात सुन पलक किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है और शाम को वो अपने पति की मनपसंद का खाना बनाकर रखती है। विनीत के आते ही उसकी माँ खुशी से अपने बेटे का माथा चूमती है और उसको आशीर्वाद देती है। तभी पलक हाथों में बेलन लेकर किचन से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, आ गए आप? चलिए और बताइए।
नहीं, रास्ते में है अभी। अरे करमजली, दिख नहीं रहा? मेरा बच्चा थका हुआ आया है। इस बेलन की जगह तू पानी का एक गिलास भी तो ला सकती थी ना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और आप और बताइए ना। अभी बताऊं तुझे? और बताओ। पता नहीं तेरे इस और बताओ से कब पीछा छूटेगा हमारा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे अपने घर की बहू बनाया मैंने। बेचारी पलक अपने पति से 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाती कि उसकी सास उसको नया काम दे देती है। और अपनी सास के ताने सुन सुनकर वो अपने पति के लिए पानी लेने चली जाती है। पानी लाने के बाद वो अपने पति को पानी देती है और बोलती है, और बताइए जी, आज का आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत थका हुआ। अब प्रमोशन हो गया है तो काम भी और ज्यादा बढ़ गया है। और बताओ कुछ। अपनी ये और बताओ की दुकान बंद कर ले। थोड़ी देर और जाकर बर्तन साफ कर ले, समझी? पूरी रात है तेरे पास अपने पति से बात करने के लिए। बस महारानी से चपड़ चपड़ करवा लो, काम तो कुछ होता नहीं है। पलक किचन में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करने लगती है और सोचती है, पलक बेटा, जल्दी से सारा काम खत्म कर ले ताकि आज तू उनके साथ थोड़ा प्यार कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। इतना बोल पलक बर्तन धोते हुए अपने और विनीत का सपना देखने लगती है, जिसमें वो विनीत की बाहों में होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर प्यार भरे लम्हे एक साथ गुजार रहे हैं। तभी उसके हाथों से कप छूट जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। उसी के साथ पलक का ये सपना भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कप के टूटने की आवाज सुन सुनंदा आवाज देते हुए बोलती है, अरियो ज्ञानेश्वरी, जो सामान तू मेरे घर का तोड़ रही है वो तू अपने साथ दहेज में नहीं लाई थी। हाँ समझी? वैसे तो दहेज में तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। और महारानी के तेवर देखो। वो माँ जी, गलती से हो गया। आप और बताइए ना। और बताओ तो सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दे। नींद नहीं आ रही है दर्द के मारे। पलक किचन का काम खत्म करके अपनी सास का पैर दबाने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज फिर ऐसा ही लगता है कि मैं जब तक जाऊंगी तब तक वो फिर से सो जाएंगे। अरे बहू, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा जान लगाकर ढंग से दबा। जी माँ जी, और बताओ। अभी इतना ही कर दे, और काम होगा तो और बता दूंगी, ठीक है? जी माँ जी, वैसे अब तो आपको आराम है ना? है तो नहीं बहू, ए भगवान, पर जा तू भी आराम कर ले। पलक जल्दी से अपने रूम में अपने पति के पास जाती है, जहाँ विनीत अपने बिस्तर पर लेटा होता है। पलक उसके बगल में लेटकर उससे कहती है, अपना थोड़ा टाइम मुझे भी दे दीजिए। पलक सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, पर तुम रहने दो और मुझे सोने दो। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। इतना बोल विनीत सोने लगता है और पलक उदास हो जाती है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है और ना कोई उसकी सुनने और समझने वाला है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। जिस वजह से वो बोलना ही कम कर देती है और सबकी बातों का जवाब ठीक है और बताओ में देना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन, अरे बहू, तेरी जुबान को लकवा तो नहीं मार गया जो अब तो कुछ बोलती ही नहीं है? क्या हुआ है? नहीं माँ जी, और बताओ। अरे कुछ नहीं है मेरे पास बताने को। अरे थक गई हूँ मैं तेरे इस और बताओ से। कभी तू भी कुछ बता दिया कर। सुनंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रात को विनीत घर पर आता है, जहाँ दोनों
अपने रूम में बैठकर काफी दिनों बाद एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और बताओ। अरे पलक, तब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बताओ। अब थक गया हूँ मैं सिर्फ बोल बोल कर। सॉरी, और बताओ। मैं आज सिर्फ आपको ही सुनना चाहती हूँ। मुझे सुनना चाहती हो? वैसे ही मैं भी तुमको सुनना चाहता हूँ, पर तुम कुछ बोलो तो सही। मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए डालो, पर आपका और बताओ तो खत्म ही नहीं होता। आई नो, मैं समझती हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी, इस घर की, माँ जी की, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। मैं पूरे तरीके से जी जान लगाकर सब कुछ निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हो। और आई प्रॉमिस, अब से तुम मुझसे जब भी बोलो और बताओ, तो मेरे पास बहुत कुछ हो आपको बताने के लिए। विनीत अपनी बीवी को समझने लगता है और उसके और बताओ से गुस्सा होना छोड़ देता है। और जब भी पलक उससे और बताओ बोलती तो वो उसको बहुत कुछ बताने लगता है। ऐसे ही वो अपनी माँ को भी समझाता है और उसकी सास भी उसकी इन हरकतों पर गुस्सा होना छोड़ देती है और कोशिश करती है कि पलक को घर के कामों से थोड़ा आराम मिल सके, ताकि वो और उसका बेटा एक दूसरे को अपना समय दे सके। युविका एक रेस्टोरेंट में अपने पति युवराज के साथ हाथ पकड़कर बातें कर रही होती है कि तभी एक लड़का आकर उससे बोलता है, एक ऑटोग्राफ मैम, प्लीज मैम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। युविका उसे अपना ऑटोग्राफ देती है और हंसते हंसते अपने पति से बोलती है, याद है आपको आज से 2 साल पहले क्या हुआ था? युविका और युवराज 2 साल पुरानी बातों को याद करते हैं, जिसमें युवराज, युविका यार, आज कितना ग्लो कर रही है तू, क्या लगाया है? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसे ग्लो करती रहती हूँ। चल चल, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वैसे तेरा एक्ट का टाइम हो गया है, चल। तभी युविका एक एक्ट करना स्टार्ट करती है, जिसे देखकर सभी उसके एक्ट की खूब तारीफें करते हैं। उनमें से एक देवराज नाम का आदमी युविका के पास जाता है और उससे बोलता है, हेलो मिस, मैं एक मशहूर डायरेक्टर हूँ और मैं आपकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो मेरे साथ काम करना पसंद करोगी आप? इतना बड़ा ऑफर खुद युविका के पास चलकर आया था, जिसे वो मना नहीं कर पाती और खुशी खुशी हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में वो मुंबई चली जाती है, जहाँ वो बहुत सारे एड, मूवीज, सॉन्ग्स में एक्टिंग करते हुए दिखाई देती है। उसके इतना सब कुछ करने के बाद वो भी इस ग्लैमर की दुनिया में आ जाती है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने दोस्त, अपने प्यार युवराज को नहीं बुलाती। और वो एक दिन युवराज से कहती है, Will you marry me, युवराज? क्या तुम मेरे होना चाहोगे? क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे? पहले से भी ज्यादा, और मैं तुम्हें इसी तरह से प्यार करता रहूंगा सारी उम्र, और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच। मैं कब से इस खूबसूरत लम्हे का इंतजार कर रहा था। I love you too, युवराज। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। धीरे धीरे युविका अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगती है। वो इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो युवराज को भी टाइम नहीं दे पाती। ये सब होता देखकर युवराज को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन युवराज उसको अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलता है और वो हाँ कर देती है, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाती। तो वहीं युवराज हाथों में मूवी टिकट लिए थिएटर के बाहर युविका का इंतजार करता रहता है, और युविका अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होती है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ देर बाद अपने काम से फ्री होने पर उसे याद आता है, तो वो खुद से बोलती है, उप्स, रात के 12 बज गए। ओह शिट, आज तो मुझे युवराज के साथ मूवी देखने जाना था
अब तो वो बहुत गुस्सा हो रहा होगा। क्या करूं? एक आइडिया है। एक काम करती हूँ, फोन करके झूठ बोल देती हूँ कि मेरी सेट पे तबीयत खराब हो गई थी। वो सबसे पहले युवराज को कॉल करती है और उससे कहती है, युवराज, आई एम सॉरी, मुझे याद था पर अचानक से ना सेट पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। इट्स ओके बेबी, घर आ जाओगी या लेने आऊं? नहीं बाबू, मैं घर आ जाऊंगी, चिंता मत करो, बस कैब में ही बैठ रही हूँ, थोड़ी देर वेट करो, अभी आ रही हूँ घर में। ओके? मुझे सब पता है, तुम आज फिर भूल गई थी। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो युविका। युविका अपने घर लौटती है जहाँ युवराज और उसकी सास मनोरमा उसका खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी बहू को देखकर मनोरमा बोलती है, अब फटाफट से फ्रेश हो जा और आकर हमारे साथ खाना खा ले, मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है। नो मॉम, प्लीज आप दोनों खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ अपने रूम में। आप दोनों भी खाना खा लीजिए आराम से। युविका का ये बिहेवियर देखकर मनोरमा और युवराज को बहुत दुख होता है और वो उसे कुछ नहीं कहते। युविका गुस्से से अपने कमरे में जाती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए युविका अपने घर से शूटिंग के सेट पर चली जाती है और मनोरमा भी उसके लिए खाना बनाकर उसकी शूटिंग के सेट पर खाना लेकर पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर युविका बोलती है, आर यू मैड मॉम? बहू, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है और आज सुबह से भी तू ऐसे ही बैठी हुई है, इसीलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मॉम, ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि रात को मैं खाना बाहर से खाकर आई थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया था। और एक बात हमेशा याद रखना, आज तो आप यहाँ आ गई, लेकिन दोबारा यहाँ आई ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अब जाइए यहाँ से। मनोरमा रोते हुए वापस घर लौट जाती है, जहां वो सारी बात अपने बेटे को बताती है। और जब रात को युविका अपने घर लौटती है तो युवराज उससे बोलता है, ये ग्लैमर की दुनिया है मैडम, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता और तुम उसी ग्लैमर की दुनिया की हो, तो यहाँ क्यों आई हो? अपनी उसी दुनिया में वापस चली जाओ ना। ये घर मेरा भी है, भूलो मत, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते जब तक मैं अपनी मर्जी से न जाना चाहूँ। निकल जाओ मेरे घर से, तुम जा सकती हो अपनी ग्लैमर की दुनिया में वापस, क्योंकि तुम मेरी युविका नहीं हो। मेरी युविका ऐसी नहीं थी, उसको इस चकाचौंध की दुनिया में नहीं जाना था और ना ही उसको ग्लैमर गर्ल बनना था। तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने भी तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती। तुम सही बोल रहे हो युवराज, मैं अपनी ग्लैमर की दुनिया में इतना खो गई थी कि मैं तो अपना घर परिवार भूल ही गई थी। मैं तुम्हारा प्यार और तुम्हें भी भूल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपने से दूर मत करो। प्लीज युवराज, मुझे माफ कर दो। युविका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों की माफी मांगती है और चकाचौंध ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर देती है। युविका के घर वाले भी उसे माफ कर देते हैं और आज उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और वो युवराज के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। थैंक यू सो मच युवराज, जिंदगी में मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। अगर तुमने मुझे उस दिन वो थप्पड़ ना मारा होता तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि परिवार और पति की कीमत क्या होती है, अपनों का प्यार क्या होता है। मैं तो अपनी ग्लैमर की दुनिया में इतना खो चुकी थी कि सब कुछ ही भूल गई थी, पर तुमने मुझे वहां से बाहर निकाला और जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और हाँ, दुनिया तो आज भी मेरी फैन है, पर मेरी सबसे बड़ी खुशी इसमें है कि तुम और मेरा परिवार मेरे साथ है। और मेरे लिए तुम और तुम्हारा साथ। आई लव यू मेरी जान। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? हमेशा मेरे हमसफर बनकर मेरे साथ रहना पसंद करोगे? वहाँ सभी लोग खड़े होकर ये देखकर तालियां बजाते हैं और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ युवराज उसको अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है
और बेड पर लिटाकर उन दोनों के बीच की सारी दूरियों को मिटा देता है और एक बार फिर से वो दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। तानिया पेशे से एक नर्स थी जो कि अपनी माँ कुमकुम के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। तानिया की एक बड़ी ही अजीब आदत थी और वो ये कि वो सभी को चूटी काटती रहती थी, मानो उसके हाथों में जैसे खुजली हुआ करती हो। जब तक भी वो किसी को चुटकी ना काट ले वो चैन ही नहीं मिलता था। वो अपनी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसकी इस प्रॉब्लम के लिए उसे काफी कुछ सुनने को मिलता ही रहता था। ऐसे ही एक दिन तान्या पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए वार्ड में जाती है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, पर अब नहीं है। बाजू दो, इंजेक्शन लगाना है। एक बात बताओ मैडम, तुम हमको चूटी क्यों काटी? तान्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और इंजेक्शन लगाकर वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर राज के कैबिन में जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से एक साथ होटल में चले जाते हैं जहाँ राज तान्या को कसकर हक करता है और उसे किस करके बोलता है, और जाने मन, आज कितने पेशेंट को चूटी काटी? जी एक को भी नहीं। आज मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, पर अभी जब मैंने तुम्हें ऐसे कसकर गले लगाया था तब तुमने मुझे चूटी काटी थी। एक बात बताओ, जिसको भी चूटी काटती हूँ वो जोर से चिल्लाता है, पर तुम क्यों नहीं चिल्लाते? ये प्यार का दर्द है। बहुत बिगड़ रहे हो तुम आजकल। तो सुधार दो। दोनों होटल में थोड़ा सा वक्त साथ बिताते हैं और रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन राज अपनी माँ आरती के साथ अचानक तान्या के घर आ जाता है। राज और तान्या ऊपर छत पर चले जाते हैं और दोनों की माँ आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलती हैं, अरे दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और अब इनकी उम्र भी हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम इन दोनों को एक पवित्र रिश्ते में बांध देते हैं। अरे बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। थोड़ी देर बाद कुमकुम तान्या को अंदर बुलाती है और उससे कहती है, अरे जरा अपने होने वाली सास का मुंह तो मीठा करवा दे। तान्या ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और मिठाई लेकर सबका मुंह मीठा करवा देती है, जिसके पास वो राज के पास जाकर उसे चूटी काटते हुए बोलती है, अब तुम देखना, अब हम बहुत जल्दी तुम और मैं से हम हो जाएंगे। पता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब तुम्हारा प्लान था? कुछ ही दिनों बाद कुमकुम और तान्या राज के घर जाते हैं और शादी की डेट फाइनल करवाते हैं। तान्या पंडित जी के साथ ही बैठकर ये सब कुछ कर रही होती है कि तभी अचानक वो पंडित जी को चूटी काट लेती है, जिस पर पंडित जी जोर से उछलता है और बोलता है, जजमान, इससे ज्यादा जल्दी शादी की तारीख नहीं निकल सकती, तो जरा अपनी कन्या से बोलिए मुझे बार बार चूटी ना काटे। चूटी काट काट कर पूरा बदन लाल कर दिया है। अरे बहू, हम खुद चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो ताकि मुझे मेरी प्यारी बहू मिल सके। और हाँ, चिंता मत कर तू, और जरा पंडित जी को चुटकी काटना बंद कर अब। कुछ समय बाद दोनों की शादी की डेट फाइनल हो जाती है और बहुत ही जल्दी से उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। तान्या शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़ी ही आसानी से संभाल लेती है, पर उसकी चुटकी काटने की आदत से वो अब भी बहुत परेशान रहती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में अपने घर की मेड कांता के साथ खाना बना रही होती है कि तभी वो उसके बम पर कसकर चूटी काट लेती है, जिसके कारण कांता जोरों से चिल्लाती है, मालकिन, हमसे कोनो गलती हो गई क्या जो आप हमका इतनी जोरों से चूटी काटी? अरे ओ कमबख्त, अरे क्यों गला फाड़े जा रही है अपना? बड़ी मालकिन, वही तो हम छोटी मालकिन से पूछ रहे हैं। क्या हुआ?
कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी कांताबाई के साथ। अच्छी बात है मालकिन, आप हमको अपना समझकर मजाक करो, पर ऐसी जगह पर मजाक मत करो। अरे बहुत ही दुखता है, और ये तो ऐसी जगह है कि हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। कांता की बातें सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती है और सभी अपने अपने काम पर दोबारा लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज का ड्राइवर तान्या के पास आकर बोलता है, मैम सर ने नीरज पेशेंट की फाइल मंगवाई है। तान्या जल्दी से फाइल निकालकर ड्राइवर के हाथों में दे देती है। तभी वो उसको चूटी भी काट लेती है, जिसकी वजह से ड्राइवर जोर से चिल्लाता है और तान्या उससे बोलती है, सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं मैम। उनकी आवाज सुनकर आरती जल्दी से वहाँ आती है और उन दोनों को ऐसे हंसते देखकर तान्या पर उसे शक होने लगता है और रात को वो राज के आते ही उससे कहती है, अरे नास पीटे, तेरी बीबी हम सबके मुंह पे कालिक पोत रही है उस ड्राइवर के साथ मिलकर। एक काम करो, एक दिन के लिए आप तान्या के साथ रहो, आपको सब पता चल जाएगा। अपने बेटे के कहने पर आरती तान्या को एक मौका और दे देती है, जिसके बाद वो पूरी रात उसके साथ ही सोती है, जिससे तान्या पूरी रात अपनी सास को चूटी काटती रहती है, कभी उसके हाथ पर तो कभी पेट पर, जिस वजह से आरती पूरी रात सो ही नहीं पाती और अगली सुबह वो बोलती है, अरे इतना तो मच्छर भी नहीं काटते जितना तू चूटी काटती रहती है। अरे चूटी काट काट कर तूने तो सुझा ही दिया है मुझे। बेटा तू कैसे झेलता है इस निर्लज को? माँ, मुझे आदत हो गई है और तान्या की इस आदत के बारे में रामू ड्राइवर को भी पता है। अब समझ आया मुझे बेटा कि क्यों वो रामू का बच्चा कभी हंसता था तो कभी चिल्लाने लगता था। आरती को अब सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिसके लिए वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे इतने सारे लांछन लगाए। अरे बहू, तूने मुझे जो चूटी काट काट कर पूरी रात सुझाया है ना, मैं तुझे इसके लिए एक ही शर्त पे माफ करूंगी। हाँ, वो क्या है माँ जी? पहले तू मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे, और हाँ, मुझसे 2 गज की दूरी बनाकर रख, क्योंकि तू चूटी बहुत काटती है। आरती की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तान्या अपनी सास को माफ कर देती है और सब कुछ पहले की तरह एकदम ठीक हो जाता है। बाद में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चूटी काटने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो आए दिन लोगों को ऐसे ही चूटी काट काट कर परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।